अगर मैं तुमसे पूछूं कि YouTube पर ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तो शायद तुम कहोगे कंसिस्टेंसी। और अगर ये सवाल 2020 में पूछा जाता तो शायद ये आंसर गलत भी नहीं होता, क्योंकि उस टाइम YouTube का सिस्टम और क्रिएटर्स का गेम दोनों अलग था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब क्रिएटर्स बदले बिना YouTube के बदलने का इंतज़ार करने लगे और धीरे धीरे क्रिएटर्स ने हर चीज़ को ब्लेम करना शुरू कर दिया, एडिटिंग को, थंबनेल को, एल्गोरिदम को, और कुछ क्रिएटर्स तो YouTube को ही अनफेयर बोलने लगे। लेकिन शायद प्रॉब्लम इनमें से किसी में थी ही नहीं, और जब व्यूज़ नहीं आए तो ब्लेम एल्गोरिदम को दे दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझना ज़रूरी है, YouTube किसी क्रिएटर को ग्रो नहीं करता। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सालों से सुनते आए हैं एल्गोरिदम ने उस चैनल को उठा दिया, एल्गोरिदम ने उस क्रिएटर को मार दिया। लेकिन रियलिटी में एल्गोरिदम का काम ना किसी क्रिएटर को फेमस बनाना है और ना किसी क्रिएटर को इग्नोर करना। उसका काम सिर्फ एक है, व्यूअर को सेटिस्फाई करना। जिस मोमेंट में होता है उसके लिए वही वीडियो भेजा जाता है। और अगर तुम इस एक लाइन को जेन्युइनली समझ गए तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि कुछ चैनल्स बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडिटिंग के भी ग्रो कैसे कर जाते हैं, और कुछ क्रिएटर्स सब कुछ सही करने के बाद भी स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं। क्योंकि गेम वीडियोस का नहीं है, गेम व्यूअर सेटिस्फेक्शन का है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कंसिस्टेंसी क्या है, सब्सक्राइबर्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यूट्यूब व्यूअर सेटिस्फेक्शन का गेम है तो नए क्रिएटर्स के पास चांस आता कहाँ से है? इसका आंसर समझने के लिए ये सीक्रेट 5 मेथड तोड़ना पड़ेगा, और यहीं से 90% क्रिएटर्स की प्रॉब्लम शुरू होती है। मेथड 1, क्रिएटर थिंकिंग। ज़्यादातर क्रिएटर्स सोचते हैं कि YouTube पर ग्रोथ अपलोड करने से आती है, जितना ज़्यादा अपलोड उतनी ज़्यादा ग्रोथ। और सरफेस लेवल पर ये लॉजिक सही भी लगता है, क्योंकि अगर वीडियोज़ ही नहीं होंगी तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ अपलोड करना ही ग्रोथ का रीज़न होता तो रोज़ 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करने वाले हर क्रिएटर के मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए थे। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, और इसका रीज़न समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 2 रेस्टोरेंट हैं। पहला रेस्टोरेंट रोज़ 10 डिशेस बनाता है, दूसरा रेस्टोरेंट सिर्फ 2 डिशेस बनाता है, लेकिन दूसरा रेस्टोरेंट की डिमांड ज़्यादा है। अब अगर क्वांटिटी ही सक्सेस डिसाइड करती तो पहला रेस्टोरेंट हमेशा जीत जाता। लेकिन रियलिटी में कस्टमर्स उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, क्योंकि कस्टमर को डिशेस की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उससे मतलब है सेटिस्फैक्शन से। और एग्जैक्टली यही चीज़ YouTube में भी होती है। YouTube को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक हफ्ते में 7 वीडियोज़ अपलोड करते हो या एक, उसे सिर्फ एक सवाल का आंसर चाहिए। जिस व्यूअर को मैंने ये वीडियो दिखाई थी, क्या उसका एक्सपीरियंस बेटर हुआ? अगर आंसर हाँ है तो सिस्टम और व्यूअर्स लाएगा, और अगर आंसर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पर उस रीज़न की वजह से नहीं जो ज़्यादातर क्रिएटर समझते हैं। और यहीं पर पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कितना वीडियो अपलोड करना चाहिए। असली सवाल ये है व्यूअर सेटिस्फैक्शन क्रिएट कैसे होती है। और यही से शुरू होता है स्मॉल क्रिएटर का असली प्रॉब्लम। नंबर 2, व्यूअर सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। हमने बोल दिया कि YouTube का गेम व्यूअर सेटिस्फैक्शन का है, लेकिन सवाल ये है व्यूअर सेटिस्फैक्शन होती क्या है? क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर्स इसको वॉच टाइम समझते हैं, कुछ लोग एवरेज व्यू ड्यूरेशन समझते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि बस वीडियो एंड तक देख ली मतलब व्यूअर सेटिस्फाई हो गया। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मान लो तुम YouTube पर एक वीडियो देखते हो, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube इन 2026। वीडियो 15 मिनट का था, तुमने पूरे 15 मिनट देखे, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारे माइंड में एक ही थॉट आया, टाइम वेस्ट हो गया। अब टेक्निकली देखा जाए तो क्रिएटर को अच्छा वॉच टाइम मिल गया, लेकिन क्या तुम सेटिस्फाई हुए? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। YouTube सिर्फ ये नहीं देखता कि तुम वीडियो कितनी देर देख रहे हो, वो इनडायरेक्टली ये समझने की कोशिश करता है कि वीडियो देखने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस बेटर हुआ या नहीं। क्योंकि YouTube का बिजनेस व्यूज़ से नहीं चलता, YouTube का बिजनेस अटेंशन से चलता है, और अटेंशन तब तक मिलती है जब तक व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे। इसीलिए YouTube का अल्टीमेट गोल क्रिएटर को रिवॉर्ड करना नहीं, व्यूअर को हैप्पी रखना है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर YouTube सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है तो वो मेजर कैसे करता है? क्योंकि YouTube तुम्हारे दिमाग को तो पढ़ नहीं सकता, वो कैसे समझेगा कि व्यूअर खुश है या फ्रस्ट्रेट? और यहीं पर 90% क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सिग्नल्स को गोल समझ बैठते हैं। सिग्नल और गोल में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। CTR वॉच टाइम, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, लाइक्स,
कमेंट्स, ये सब गोल नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स हैं। डिफरेंस समझते हैं। मान लो एक डॉक्टर पेशेंट का टेम्परेचर चेक करता है। अब थर्मामीटर का काम डिजीज को दिखाना है। थर्मामीटर खुद डिजीज नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही CTR और वॉच टाइम सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करते हैं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्रिएटर्स सिग्नल को ही ऑप्टिमाइज करने लगते हैं। इसलिए कुछ क्रिएटर्स क्लिकबाइट थंबनेल्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है CTR बढ़ गया मतलब ग्रोथ आ जाएगी, और शॉर्ट टर्म में शायद ऐसा हो भी जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर थंबनेल एक्सपेक्टेशन कुछ और क्रिएट करे और कंटेंट कुछ और डिलीवर करे तो व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और YouTube इसी चीज से बचना चाहता है, क्योंकि YouTube को एक क्लिक से मतलब नहीं है, उसे व्यूअर के ट्रस्ट से मतलब है। और ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस खराब होने लगता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में सिस्टम उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच गैप क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कुछ चैनल्स एवरेज एडिटिंग के साथ भी एक्सप्लोड कैसे कर जाते हैं, और कुछ क्रिएटर्स सिनेमैटिक एडिटिंग, एक्सपेंसिव माइक और परफेक्ट थंबनेल्स के बाद भी स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं? क्या प्रॉब्लम एडिटिंग में नहीं है? क्या प्रॉब्लम थंबनेल में भी नहीं है? तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ? नंबर 3, वैल्यू और क्वालिटी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक अच्छी वीडियो किसे कहते, तो शायद तुम कहोगे जिसकी एडिटिंग अच्छी हो, थंबनेल प्रोफेशनल हो, 4K क्वालिटी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हो। और ऑनेस्टली इन सब में कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्रिएटर्स क्वालिटी और वैल्यू को सेम चीज समझने लगते हैं, क्योंकि रियलिटी में ये दोनों एक नहीं है। और इस बात को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 2 टीचर्स हैं। पहला टीचर के पास एक्सपेंसिव प्रोजेक्टर, ब्यूटीफुल स्लाइड्स, एनिमेशंस, अच्छी वॉइस है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक टीचर है जिसके पास सिर्फ वाइट बोर्ड और मार्कर है, ना कोई एनिमेशन, ना सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया। अब अगर तुम स्टूडेंट होते तो अगली क्लास किस टीचर से पढ़ना पसंद करते? ऑब्वियसली उस टीचर से जिसने समझाया अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट को प्रोजेक्टर से मतलब नहीं, उसे अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। और एग्जैक्टली यही चीज़ YouTube पर भी होती है। व्यूअर एडिटिंग देखने नहीं आता, व्यूअर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आता है, व्यूअर एंटरटेनमेंट लेने आता है, व्यूअर क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने आता है। एडिटिंग एक व्हीकल है, डेस्टिनेशन नहीं। और यही रीज़न है कि कुछ क्रिएटर्स सिंपल एडिटिंग के साथ भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व की, उन्होंने ऑडियंस का इमोशन सेटिस्फाई किया, उन्होंने ऑडियंस को वो दिया जिसके लिए व्यूअर आया था। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझना ज़रूरी है। व्यूअर कभी भी वीडियो देखने नहीं आता। ये लाइन थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर वीडियो ही देख रहा है, लेकिन रियलिटी में व्यूअर वीडियो नहीं देख रहा। वो अपने माइंड की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कोई बोर्डम से एस्केप करना चाहता है, कोई कुछ नया सीखना चाहता है, कोई क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करना चाहता है, कोई मोटिवेट होना चाहता है। वीडियो को सिर्फ दिखाना नहीं है, व्यूअर को इमोशनली इम्पैक्ट करना है। और जिस क्रिएटर को ये समझ आ गया उसके लिए कंटेंट बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर उसका फोकस ये नहीं होता मुझे और इफेक्ट्स ऐड करने हैं, उसका फोकस होता है मुझे व्यूअर की नीड सेटिस्फाई करनी है। और यहीं पे 90% क्रिएटर एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, वो कंटेंट डेकोरेट करते हैं। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन इम्पैक्ट पूरा गेम बदल देता है, क्योंकि डेकोरेशन अटेंशन ला सकता है लेकिन रिटेंशन नहीं। और YouTube को टेम्पररी अटेंशन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यूअर ट्रस्ट चाहिए। इसीलिए कई बार एवरेज एडिटिंग वाली वीडियोस भी एक्सप्लोड कर जाती हैं और सिनेमैटिक वीडियोस स्ट्रगल करती रह जाती हैं। लेकिन अगर एडिटिंग सब कुछ नहीं है तो फिर एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? वो क्या चीज़ है जो व्यूअर को वीडियो के साथ इमोशनली कनेक्टेड रखती है? और जब तुम्हें इसका आंसर समझ आ गया तब तुम कंटेंट बनाना बंद कर दोगे और एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना शुरू कर दोगे। नंबर 4, व्यूअर साइकोलॉजी। अब तक हमने एक चीज़ समझ ली, गेम एडिटिंग का नहीं है, गेम कंसिस्टेंसी का भी नहीं है, और गेम वॉच टाइम का भी नहीं है। गेम है व्यूअर के दिमाग को समझने का, क्योंकि रियलिटी ये है लोग वीडियोज़ नहीं देखते, लोग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसको जेन्युइनली समझ लिया तो कंटेंट को देखने का तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। मान लो तुम रात को YouTube खोलते हो, क्या तुम्हारा पर्पज़ ये होता है आज मुझे एक 12 मिनट की वीडियो देखनी है? नहीं, तुम्हारा पर्पज़ होता है मुझे बोर नहीं होना, मुझे आंसर चाहिए, मुझे क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करनी है।
मुझे कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस करना है। और इसीलिए एक व्यूअर कभी भी ड्यूरेशन कंज्यूम नहीं करता, वो इमोशंस कंज्यूम करता है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब भी कोई व्यूअर तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करता है उसके दिमाग में ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई होती है। शायद आज मुझे आंसर मिल जाए, लेकिन थंबनेल ने कुछ और प्रॉमिस किया और टाइटल ने कुछ और इमेजिन कराया। लेकिन वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आंसर नहीं। यहाँ वीडियो का काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, वीडियो का काम है उस एक्सपेक्टेशन को रिवॉर्ड करना। और यहाँ 90% क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं जबकि व्यूअर आंसर ढूंढ रहा होता है। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मान लो किसी ने वीडियो खोला, स्मॉल चैनल्स ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। अब व्यूअर का एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? एल्गोरिदम कैसे काम करता है? उसका हिडन क्या है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरे चैनल के ग्रो होने का चांस है? और जिस क्रिएटर को ये हिडन क्वेश्चन समझ आ गए उसकी वीडियोस कॉन्वर्सेशंस बन जाती हैं, लेक्चर्स नहीं। और यही रीज़न है कि कुछ वीडियोस देखते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, हम आंसर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस मिस्टेक है जिसे लगभग हर क्रिएटर करता है। वो वीडियो को अपने पर्सपेक्टिव से बनाता है। क्रिएटर क्या बताना चाहता है जबकि व्यूअर का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। क्रिएटर क्या समझाना चाहता है जबकि व्यूअर कुछ और समझना चाहता है। और यहीं से बोरिंग वीडियोस पैदा होती हैं, क्योंकि जब क्रिएटर का फोकस इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने पर होता है तब ऑडियंस को एफर्ट लगता है। लेकिन जब क्रिएटर का फोकस ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर देने पर होता है तब अंडरस्टैंडिंग नेचुरली क्रिएट होती है। और इसीलिए डिकोडिंग वाईटी जैसी वीडियोस देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा, वो तुम्हारे माइंड के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। लेकिन अगर साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर सवाल ये है 2026 में वो कौन सी एक चीज है जो स्मॉल चैनल्स और फास्ट ग्रोइंग चैनल्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। और यहीं पर आकर पूरा गेम सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि सक्सेसफुल क्रिएटर्स वीडियोस क्रिएट नहीं करते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। नंबर 5, कंटेंट थिंकिंग। अब तुम्हें यहाँ असली खेल समझ में आएगा। 90% क्रिएटर्स मोटिवेशन के बेसिस पर वीडियोस बनाते हैं। मूड है तो वीडियो बना ली, आइडिया अच्छा लगा तो अपलोड कर दिया, व्यूज आ गए तो एक्साइटेड, व्यूज नहीं आए तो डीमोटिवेट। मतलब पूरा चैनल इमोशंस के बेसिस पर चल रहा है। और इमोशंस कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होते, इसीलिए रिजल्ट्स भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते। लेकिन फास्ट ग्रोइंग क्रिएटर्स का अप्रोच अलग होता है। वो हर वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता मुझे वायरल होना है, उनका फोकस होता है मुझे समझना है कि व्यूअर को क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि उन्हें पता है हर वीडियो सक्सेस के लिए नहीं होती, लेकिन हर वीडियो फीडबैक ज़रूर देती है। और जिस क्रिएटर ने फीडबैक को समझना सीख लिया उसके लिए ग्रोथ लक का गेम नहीं रहती, वो एक प्रोसेस बन जाती है। और यहीं पर एक डेंजरस ट्रैप है, वो हर वीडियो को लाइफ और डेथ बना देता है। एक वीडियो फ्लॉप हुई, कॉन्फिडेंस खत्म। 2 वीडियोस फ्लॉप हुई, नीश चेंज। 3 वीडियोस फ्लॉप हुई, एल्गोरिदम को ब्लेम। लेकिन रियलिटी में यूट्यूब एक सिंगल वीडियो का गेम ही नहीं है, ये कंपाउंडिंग का गेम है। और कंपाउंडिंग हमेशा इनविजिबल होती है, बिल्कुल जिम की तरह। पहले दिन बॉडी नहीं बनती, पहले हफ्ते भी नहीं, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो एक पॉइंट के बाद रिजल्ट्स सडनली विजिबल होने लगते हैं। और बाहर से देखने वाले लोग बोलते हैं ये क्रिएटर तो ओवरनाइट ग्रो कर गया, जबकि रियलिटी में ओवरनाइट कुछ भी नहीं हुआ। जो विजिबल ग्रोथ थी वो मंथ्स की इनविजिबल लर्निंग का रिजल्ट थी। और शायद इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स बीच में क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो व्यूज देखते हैं, लर्निंग नहीं। वो नंबर्स देखते हैं, सिग्नल्स नहीं। वो रिजल्ट्स देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारा फोकस रिजल्ट से हटकर सिस्टम पर आ गया, उस दिन से प्रेशर कम हो जाएगा और ग्रोथ नेचुरल लगने लगेगी। क्योंकि उस पॉइंट पर तुम YouTube को बीट करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे, तुम YouTube को समझने की कोशिश कर रहे होगे। और शायद YouTube पर ग्रो करने का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। YouTube को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन YouTube को समझा जरूर जा सकता है। और जिस क्रिएटर ने इस गेम को समझ लिया उसके लिए ग्रोथ चांस नहीं रहती, वो एक कॉन्सिक्वेंस बन जाती है। तो अगली बार जब तुम्हारे माइंड में ये थॉट आए शायद एल्गोरिदम मेरे अगेंस्ट है, तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं वीडियोस बना रहा हूँ या व्यूअर के लिए एक्सपीरियंसेस डिजाइन कर रहा हूँ? क्योंकि 2026 का यूट्यूब वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अटेंशन का प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ये ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म है। और जिस क्रिएटर ने ट्रस्ट बनाना सीख लिया उसके लिए ग्रोथ टाइम की बात है, लक की नहीं।